नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो हमारे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं BTR जोधपुर राजस्थान के, उनके दोस्तों केमिस्ट्री की डेमो क्लासेस के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था, अकेडमिक कैलेंडर वाले वीडियो के माध्यम से, जिसने वो वीडियो नहीं देखा हो प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें। अपने प्ले लिस्ट में पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर की क्लासेज में पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेज है, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाली प्ले लिस्ट हो, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने एकेडमिक कैलेंडर के बारे में बताया, ये कब से आपके कॉलेज में फर्स्ट टेस्ट होंगे, कब सेकंड टेस्ट होंगे, कब आपके मेंस एग्जाम होंगे। और वहाँ पे मैंने ये भी बताया है कि डेमो क्लासेज आप प्ले लिस्ट में और स्टडी जोन क्लासेज के ऐप में कैसे देख सकते हो, और ऐप के माध्यम से आप कोर्स खरीद के कैसे तैयारी कर सकते हो, इन सभी के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया। तो आप वो वीडियो जिन्होंने नहीं देखा हो वो जरूर देखें। तो दोस्तों, प्ले लिस्ट में जैसा कि मैथमेटिक्स की 4 डेमो क्लासेस डली हुई है, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर। वहाँ पे आपको मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की 4 डेमो क्लासेस मिल जाएगी। उसके बाद फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 से अपन ने फिजिक्स की शुरुआत करी है, तो फिजिक्स की भी 4 डेमो क्लासेज आपको वहाँ पे मिल जाएगी, चैप्टर नंबर 4 की जितनी भी है, 2-3 जो भी डेमो क्लासेज है वहाँ पे। और दोस्तों, आज से हम केमिस्ट्री की डेमो क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं। 4-5 क्लासेस यूट्यूब पर रहेगी। उन क्लासेस के माध्यम से आप पता कर सकते हो कि जो केमिस्ट्री के सर हैं सलमान सर, वो किस प्रकार से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। बहुत धुरंधर टीचर है, काफ़ी सालों का उन्हें केमिस्ट्री पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो आप उनसे ज़रूर पढ़िए एक बार डेमो क्लास के माध्यम से। अभी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उनके बाद सर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, अपनी स्टडी जोन क्लासेस की जो मोबाइल ऐप है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और गूगल प्ले स्टोर से भी आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, जो स्क्रीन पे साइड में लोगो आपको नज़र आ रहा है, ये लोगो आपको ऐप का नज़र आएगा गूगल प्ले स्टोर पे, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके भी आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों सब्जेक्टों का कोर्स ऐप के अंदर लॉन्च हो चुका है। टोटल आपके 4 सब्जेक्ट के आपको एग्जाम देने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। तो दोस्तों, इंग्लिश वही है जो आप क्लास 10 में पढ़ के आए हो। तो इंग्लिश में विद्यार्थी फेल नहीं होता, उन्हीं नोट्सों को पढ़कर आराम से पास हो सकता है और अच्छे नंबर ला सकता है। स्टूडेंट के जो टफ सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि ये 11th-12th वाले सब्जेक्ट होते हैं साइंस के। ठीक है, तो इस वजह से स्टूडेंटों को दिक्कत आती है। तो इन तीनों सब्जेक्टों की क्लासेज अपने स्टडी जोन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर संचालित है। स्टडी जोन क्लासेस के अंदर इन तीनों सब्जेक्टों का कोर्स उपलब्ध है दोस्तों। उसकी जो फीस है मात्र 2100 रुपये। 2100 रुपये में आप तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस ले सकते हो। डेमो क्लासेस आप यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में देख सकते हो, और ऐप के अंदर भी हर सब्जेक्ट की 2 से 3 डेमो क्लासेस आपको मिल जाएगी, तो वहाँ देख सकते हो। कोर्स खरीदते आपको दोस्तों मैथमेटिक्स के 5 चैप्टर का जो भी आपके सिलेबस में है, उसकी सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी, जिन्हें आप जब आपकी इच्छा हो उस हिसाब से तैयारी करके देख सकते हो। ठीक है, ऐप के अंदर ये फैसिलिटी भी है। ऐप के अंदर जो भी वीडियो है, जो भी क्लासेस है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। जहाँ भी अच्छा नेट आ रहा हो वहाँ जाके उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। फिर ऑफलाइन डाउनलोड सेक्शन होता है ऐप के अंदर। ऑफलाइन डाउनलोड साइड में 3 डॉट पे क्लिक करोगे, 3 लाइन है उन पर क्लिक करोगे, तो ऑफलाइन डाउनलोड्स में वो सारी क्लास आ जाएगी, जिन्हें आप बिना नेट के भी देख सकते हो। एक बार अगर क्लास डाउनलोड होगी तो बिना नेट के भी आप उन्हें देख सकते हो। एग्जाम तक सभी क्लासेस को कितनी ही बार देख सकते हो, तो ये अच्छा बेनिफिट है। एक सब्जेक्ट की कोचिंग की जो फीस होती है दोस्तों, वो 2500 रुपये होती है ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में आपको यहाँ 2100 रुपये में तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस मिल रही है, जिन्हें आप एग्जाम तक कितनी ही बार देख सकते हो। जहाँ तक आपका एग्जाम नहीं होगा वहाँ तक कितनी बार देख सकते हो। 6 महीने की कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, और जो भी कोर्स खरीदेगा उसे एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, तो जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो आज हम केमिस्ट्री के डेमो क्लासेस प्रारंभ करने जा रहे हैं। ऐप के अंदर कोर्स कैसे खरीदना है, ऐप के अंदर से आप तैयारी कैसे कर सकते हो, वो मैंने उस वीडियो में दिखा रखा है एकेडमिक कैलेंडर वाले में। तो जिसने नहीं देखा हो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। कोर्स खरीदने का तरीका क्या होता है, डेमो क्लासेज ऐप के अंदर और यूट्यूब पे कैसे देख सकते हैं, वो भी मैंने उस वीडियो में बता रखा है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर कोई मैथमेटिक्स का कोर्स खरीदना चाहता है तो मैथमेटिक्स का कोर्स भी ऐप के अंदर अवेलेबल है। कोई मैथ और फिजिक्स का खरीदना चाहता है तो मैथ और फिजिक्स का भी ऐप के अंदर अवेलेबल है। कोई मैथ और केमिस्ट्री का खरीदना चाहता है तो उसका भी अवेलेबल है। कोई केवल फिजिक्स का खरीदना चाहता है तो फिजिक्स का कोर्स भी ऐप के अंदर है। कोई केवल केमिस्ट्री का खरीदना चाहता है तो केमिस्ट्री का कोर्स भी ऐप के अंदर अवेलेबल है। जिस प्रकार भी आपकी इच्छा हो, जैसी भी आपकी इच्छा हो, उस प्रकार से आप क्लासेस देख सकते हो।
और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करो, जो कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का ग्रुप है। पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, जो भी BTR के द्वारा जारी की जाएगी, वो सब उस ग्रुप में प्रदान की जाएगी। कोई वीडियो अपलोड होता है तो उसका लिंक भी उस ग्रुप में भेजा जाएगा, तो उस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। बहुत से विद्यार्थी ने कोर्स खरीद भी लिया और बहुत से विद्यार्थी अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान के बहुत से स्टूडेंट स्टडी जोन क्लासेज के प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ते हैं और राजस्थान में टॉप करते हैं और अच्छी परसेंट से पॉलिटेक्निक करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को अच्छे से पढ़ाई करनी हो, अपने रिजल्ट को उच्च स्तर पर ले जाना हो, तो आप इन्हें ज़रूर देखें। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ की मैथ्स की भी डेमो क्लासेज मिल जाएगी, फिजिक्स की भी डेमो क्लासेज मिल जाएगी, और आज से हम केमिस्ट्री की डेमो क्लासेज प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जल्दी आपके सामने सलमान सर नज़र आने वाले हैं, और जो फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना, उसको वह स्टार्ट करने वाला है। दोस्तों कोर्स खरीदते समय पॉलिटेक्निक संबंधी किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर 9929337942 इन नंबर पे मेरे से संपर्क कर सकते हो कि सर कोर्स कैसे खरीदा जाता है, किस प्रकार से तैयारी की जाती है, कैसे हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में ब्रांच का कोई रोल नहीं है। फर्स्ट ईयर में आपके सभी ब्रांचों के सेम सिलेबस होता है। सभी ब्रांच वाले जो विद्यार्थी वो मैथ ही पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और इंग्लिश पढ़ेंगे। जो आपके ब्रांच वाइज जो सिलेबस आएगा वो सेकंड ईयर से आएगा, थर्ड सेमेस्टर से। तो फर्स्ट ईयर सभी ब्रांचों के लिए कॉमन सिलेबस है और फर्स्ट ईयर में ब्रांच का कोई रोल नहीं है। ब्रांच का जो रोल है, ब्रांच वाले जो सब्जेक्ट हैं वो आपके सेकंड ईयर से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो अब सलमान सर आप आइए और इनकी क्लास को स्टार्ट करिए। ठीक है दोस्तों, तो सलमान सर जल्दी आपके बीच में आने वाले हैं और इस क्लास को चालू करने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको ये केमिस्ट्री की डेमो क्लासेस कैसी लगी, सर के द्वारा कैसा पढ़ाया जा रहा है। तो एक बार कमेंट करके आप रिप्लाई जरूर करें। ठीक है, तो प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर सलमान सर। नमस्ते स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मेरा नाम सलमान खान है और मैं आप सभी को जो है केमिस्ट्री या अप्लाइड केमिस्ट्री जो आपके फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट है उसे पढ़ाने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। मैं आपको जो है केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा या अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। किसी भी चीज़ के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपकी जो केमिस्ट्री की क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने जा रही हैं। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड हम पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में आपके जो है अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से आपके जो है ये पेपर है, और अप्लाइड केमिस्ट्री में जो है आपके मेनली 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट हैं और 5 यूनिट क्या क्या हैं, कहाँ से हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहली जो यूनिट है आपकी, उसका नाम है परमाणु की संरचना, रासायनिक आबंधन या रासायनिक बंधन तथा विलयन। ये एक्चुअल में आपके 11th क्लास साइंस है प्लस 12th क्लास है, उसका दोनों का मिक्सअप जो इम्पोर्टेंट जो आपके सब्जेक्ट से या आपकी जो भी स्ट्रीम है उससे रिलेटेड जो है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को एकजुट करके ये कंप्लीट सिलेबस तैयार किया गया है। अब इसमें जो है आपको एक तो परमाणु की संरचना के बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, एक अलग से चैप्टर है रासायनिक आबंधन, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, और तीसरा चैप्टर है इसमें विलयन। हम यहाँ पर इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, पहले परमाणु संरचना, फिर रासायनिक आबंधन और फिर उसके बाद में विलयन। ठीक है, उसके बाद में हमारा सेकंड जो है वो है वाटर या जल। ठीक है, उसके बाद में थर्ड आता है हमारा अभियांत्रिक पदार्थ, ये क्या होते हैं इनके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ईंधन तथा स्नेहक का रसायन, हम यहाँ पर ईंधन और स्नेहक के रसायन से रिलेटेड भी जो है बात करेंगे। और लास्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको जो है इसी सिलेबस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपकी जो परमाणु की संरचना वाला जो टॉपिक है या पोर्शन है, इस परमाणु की संरचना वाले पोर्शन को आपने 9th क्लास में, चूंकि आप सभी स्टूडेंट 10वीं पास आउट हो, तो आपने 9th और 10th में जो पढ़ा है उसका बेसिक, इसका बेसिक वहां पर है 9th प्लस 10th में। ठीक है, अब आपने जो है परमाणु की संरचना नाम का जो चैप्टर है वो आपने पढ़ रखा है कहां पर, 9th क्लास में। 9th क्लास में आपने और इसके अलावा क्या क्या पढ़ रखा है, आपने परमाणु के घटक पढ़ रखे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके अलावा जो है आपने रदरफोर्ड का जो है नाभिकीय मॉडल के बारे में जो है आपने पढ़ रखा है। रदरफोर्ड ने जो अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था उसके बारे में पढ़ रखा है। बोर का परमाणु मॉडल आपने पढ़ रखा है। ठीक है, उसके बाद में जो है हम यहाँ पर
इस चैप्टर के अंदर किन किन के बारे में बात करेंगे, मैं एक बार उसके बारे में भी आपसे बात कर लेता हूं। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सभी के बारे में बात करेंगे, समस्थानिक क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में बात करेंगे, उसके अलावा जो है बोर के परमाणु मॉडल के बारे में बात करेंगे, बोर की परमाणु जो है कि कक्षा क्या होती है, उसकी त्रिज्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कैसे की जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो है हम बोर के सिद्धांत, जो बोर ने अपना सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था, उस सिद्धांत की क्या विशेषताएं थी उनके बारे में बात करेंगे, उसकी क्या कमियां थी उनके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे अगला हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। उसके बाद में जो है क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। मेनली 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। इनके बारे में जो है हम यहां पर पढ़ेंगे। और लास्ट में हम जो है कक्षा, कक्षक और उपकोष, कोश इनके बारे में जो है हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस तरीके से जो है आपका ये फर्स्ट वाला जो पोर्शन है परमाणु की संरचना वाला, ये कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका जो सेकंड पोर्शन है रासायनिक आबंधन, इससे के बारे में अगर हम बात करें तो रासायनिक आबंधन में हम जो है किस किस के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन के भरने के क्रम के बारे में बात करेंगे, हाफ-बाउ का नियम, पाउली का नियम। उसके अलावा जो है परमाणविक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, ठीक है, परमाणविक कक्षक, इनके बारे में बात करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है संकर्ण वगैरह, उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम जो है विलयन के बारे में बात करेंगे, विलयन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, विलय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, ठीक है। और विलयन के गुणों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे इस वाली चैप्टर में, इस वाली यूनिट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो होगा स्टार्ट जल। सेकेंड यूनिट है हमारी जल। और इस जल में जो है हमको क्या क्या पढ़ना है, जल के बारे में आप वैसे मेनली सब कुछ जानते हो। जल को हम H2O से लिखते हैं, इसकी कुछ गुण हैं, कुछ जो है फीचर्स हैं, उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि कठोर जल क्या होता है, मृदु जल क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी तो ऐसा होता है कि साबुन जो है पानी के साथ रिएक्ट करता है और सफाई की प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि साबुन जो है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता और जो है वो सफाई ढंग से नहीं कर पाता। तो वो मेनली कठोर और मृदु जल के कारण होता है, तो उसके बारे में भी जो है हम यहां पर बात करेंगे। फिर उसके अलावा जो है कठोर जल को किसके बेसिस पर मापा जाता है, मृदु जल को किसके बेसिस पर मापा जाता है, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और बॉयल के नियमों के बारे में बात करेंगे कि बॉयल ने जो अपने नियम प्रस्तुत किए थे वो क्या हैं, किस प्रकार से हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। फिर हम सोडा लाइम विधि, और ये कुछ विधियां हैं जिनसे हम कठोर जल को जो है मृदु जल में परिवर्तित कर सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। और भी कुछ है, जल का जो है उपचार कैसे किया जाता है, जो खराब जल होता है, गंदा जल होता है, उसको साफ करने को, उसको प्योरिटी करने के लिए कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है, उन सारे पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। ये हमारे कुछ 2 यूनिट हैं जिनके बारे में मैंने आपको एक जो है सरसरी जो है डिटेल दी है, एक हल्का फुल्का डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। हम आज की क्लास में जो है डेमो आप जो है हमारी क्लास में आज हम जो है सिलेबस के बारे में बात करेंगे और कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आई थिंक आपने जो है 10th क्लास में पढ़ रखे होंगे। मैं तीसरी यूनिट की बात करूं तो तीसरी यूनिट में आपके जो है आएगा, एक तो आएगा जो है धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, धातुओं की प्राप्ति कहां से होती है, धातुएं किसे कहते हैं, खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। अधात्री क्या होती है, गालक क्या होता है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर इस वाले चैप्टर में बात करेंगे, इस वाली यूनिट में बात करेंगे। धातुमल क्या होता है, धातु कर्म क्या होता है, लोहे के शुद्धिकरण की प्रोसीजर क्या है, एल्यूमिनियम के शुद्धिकरण की प्रोसीजर क्या है, इन सभी के बारे में हम जो है यहाँ पर बात करेंगे। कांच के बारे में बात करेंगे, कुछ रबड़ के बारे में बात करेंगे और ताप सह पदार्थों के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो कुल मिलाके जो है इस वाले चैप्टर में हम जनरली जो है धातुओं के निष्कर्षण से रिलेटेड, कांच और रबड़ से रिलेटेड जो है टॉपिक्स पर बात करेंगे। आई थिंक आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो है हमारा अगला टॉपिक है ईंधन और स्नेहक का रसायन। अब यहाँ पर जो है हम बात करेंगे ईंधन क्या होता है, स्नेहक क्या होता है, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ईंधन का दहन कैसे किया जाता है, ईंधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। कैलोरी मान क्या होता है, तो हमको जो एनर्जी प्राप्त होती है वो कैलोरी के जिनमें प्राप्त होती है, कैलोरी मान क्या होता है। उसके अलावा जो है फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, इनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे।
और फिर हम बात करेंगे स्नेहक के बारे में। स्नेहक क्या होता है, किन पदार्थों को स्नेहक के रूप में यूज किया जाता है, कोक संख्या क्या होती है और कुल अम्ल संख्या क्या होती है। एक होता है साबुनीकरण मान, साबुनीकरण मान क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में जो है हम इस यूनिट के अंदर बात करेंगे। शांता क्या होती है, शांता सूचनांक क्या होता है, और उसके बाद में जो है अच्छे जो है स्नेहक किसे कहते हैं, या कोई भी स्नेहक अच्छा है या बुरा है उसको हम किसके द्वारा डिसाइड करेंगे, उसके बारे में हम इस 4th यूनिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट के बारे में बता दिया, परमाणु की संरचना, रासायनिक आबंधन और विलयन के बारे में बात करेंगे। सेकंड यूनिट में हम जल के बारे में, साबुनीकरण वगैरह इन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इसमें हम जो है धातुओं के निष्कर्षण से रिलेटेड बात करेंगे और लोहा, एल्यूमिनियम, रबर और कांच इनके बारे में बात करेंगे। इसमें हम ईंधन के प्रकार, ईंधन को कैसे जलाया जाता है, पूरी प्रोसेस जो है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में हम स्नेहक के रसायन के बारे में बात करेंगे, स्नेहक किन्हें कहा जाता है, कि किन पदार्थों को हम स्नेहक के तौर पर जो है यूज कर सकते हैं। और लास्ट में आता है इंपॉर्टेंट जो है आपकी यूनिट है, ये है आपकी विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप लोगों ने बचपन में एक प्रैक्टिकल पढ़ा होगा कि हम जो है एक गिलास में पानी भरते हैं, उसमें जो है 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है, उसमें पानी भरकर उसमें थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इस पानी में जो है विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो ये जो आपने पढ़ा था, ये जो प्रोसेस है, इसको समझाने के लिए या इस प्रोसेस का जो एक्चुअल में ये प्रोसेस जो हो रही है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हो रही है। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर एक वैज्ञानिक था फेराडे के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। फेराडे ने क्या नियम दिए उनके बारे में बात करेंगे। फेराडे का प्रथम नियम क्या था, फेराडे का द्वितीयक नियम क्या था। उसके अलावा जो है हम यहाँ पर धातुओं की जो है अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। धातु जो है किस प्रकार से धातुओं में संक्षारण लगता है, संक्षारण क्या होते हैं, संक्षारण से बचाव के क्या उपाय हैं, इन सभी के बारे में जो है हम यहाँ पर मेनली बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो है संक्षारण किससे बचाव के उपाय, संक्षारण पर रोकथाम किस तरीके से की जा सकती है, इसके क्या क्या नुकसान है और क्या क्या फायदे हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम जो है यहाँ पर इस यूनिट में बात करेंगे। तो कुल मिला के हमने ये 5 यूनिट के बारे में थोड़ा जो है बहुत ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की है। जो भी ज्ञान था मैंने आपको जो है लगभग लिखाया है, वो सभी का सभी हमको जो है इस तरीके से यहाँ पर इन 5 यूनिट के जरिए हम जो है केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 यूनिट है, आप चाहे तो इनको उतार लीजिए। मैं आपको जो है 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप चाहे तो प्ले जो है पॉज करके इसको इन 5 यूनिट के नाम उतार सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं तो मैं, आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो मैं मानता हूं कि आप 10वीं क्लास पास आउट स्टूडेंट्स हैं। तो 10वीं क्लास पास आउट स्टूडेंट हैं तो हम जो है 10वीं क्लास की साइंस के बेसिस पर जो है थोड़ा बहुत इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपने 10वीं क्लास साइंस के अंदर जो है कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है जो कि आपके यहाँ पर काम आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपने 10वीं क्लास में जो है 1 से लेकर परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक के जो है परमाणुओं के बारे में आई थिंक आपने पढ़ रखा है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 1 क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद में जो है फ्लोरीन, नियोन, है ना, इन सभी के बारे में आपने पहले पढ़ रखा है 1 से लेकर 30 तक। उसके अलावा जो है आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने पढ़ रखा होगा परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये सारी चीजें आई थिंक आपने पहले से पढ़ रखी हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने जो है रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ रखा होगा, थॉमसन का मॉडल पढ़ रखा होगा, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ रखा होगा, बोर का परमाणु मॉडल तो आपने अभी तक इतना ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, आपके 9th क्लास में थोड़ा बहुत है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले जो मॉडल दिया था वो डाल्टन ने दिया था, और डाल्टन के बाद में जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था, जे थॉमसन ने। किसने दिया था, जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने अपने मॉडल में क्या कहा था कि किसी भी परमाणु में
जो परमाणु होता है वो एक धनावेशित गोला होता है और उसके बीच बीच में जो है इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, धसे रहते हैं। किस प्रकार से, जैसे कि तरबूज में जो है उसके बीज धसे रहते हैं। इसी वजह से इस मॉडल को जो है जे थॉमसन का वाटरमेलन मॉडल या फिर एक डिश होती है प्लम पुडिंग के नाम से, उस प्लम पुडिंग के नाम के बेसिस पर इसको नाम दिया गया था जो है जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, इसी के नाम से आता है। इसके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें जो है बीच बीच में जो है इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, जैसे कि तरबूज में या प्लम पुडिंग में बीच बीच में जो है उसके बीज वगैरह धसे रहते हैं। ठीक है, ये हमारे जो है किसका जो है था, ये था हमारे जे थॉमसन का, जिन्होंने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की भी खोज इन्होंने ही की थी। ठीक है, हाँ, तो आगे हम चलते हैं। आगे जो है रदरफोर्ड के बारे में हम जे थॉमसन के बाद में अगला जो वैज्ञानिक था वो था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया था, अपना जो है स्वर्ण पत्र प्रयोग जो है सबसे पहले किया था। उसने क्या किया था, एक जो है सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का जो है क्या की, अल्फा कणों की बौछार की थी और उसने क्या देखा कि सभी कण जो है अगर इसके हिसाब से होता तो सभी कण जो है अलग तरीके से गति करने चाहिए थे। लेकिन जब इन्होंने क्या देखा कि जब स्वर्ण अल्फा कणों को जब स्वर्ण पत्र पर जो है स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो कुछ कण तो ऐसे थे जो इस स्वर्ण पत्र को भेद कर सीधे निकल गए, कुछ कण ऐसे थे जो अपनी दिशा से जो है क्या हो गए, हल्के फुल्के मुड़ गए, और कुछ कण ऐसे थे या 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो 180 डिग्री कोण पर जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में वापस लौटकर आ गया। तो ये कुछ जो है इसने प्रयोग किए थे। उसके बेसिस पर इसने क्या कहा कि भाई किसी भी परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश होता है वो परमाणु के केंद्र में व्यवस्थित होता है, और इसी को क्या कहा इसने, नाभिक नाम दिया। क्या नाम दिया इसी को इसने, नाभिक नाम दिया। मतलब जो जे थॉमसन का मॉडल था उसको इसने क्या कर दिया, फेल कर दिया। फिर इसने कहा नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं वृत्ताकार कक्षों में, जिनको जो है क्या कहा जाता है, कोश कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसने और भी कुछ जो है बताया, लेकिन इसका मॉडल भी फेल हो गया। कुछ वैज्ञानिकों ने इसमें भी जो है कमियां निकाल दी। फिर रदरफोर्ड के मॉडल को की कमियों को दूर करने के लिए अगला और सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त मॉडल आया, बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर ने क्या कहा, बोहर ने भी यही कहा कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वृत्ताकार पथों पर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में जो है सबसे पहले हमने पढ़ा, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। ठीक है, जी, तो हम यहाँ पर जो है अब बात करेंगे जो परमाणु के पार्टिकल्स होते हैं, परमाणु के मूलभूत कण होते हैं, परमाणु के नाभिक में या परमाणु में पाए जाने वाले कणों के बारे में। ठीक है, तो किसी भी परमाणु में जो है मेनली जो है 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। वैसे तो और भी कण पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतया किसी भी परमाणु में जो है 3 प्रकार के कण मेनली हमें देखने को मिलते हैं। एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन। हमने यहाँ पर एक सारणी बनाकर उनको समझाने की कोशिश की है। हमने सारणी में क्या क्या रखा है, सबसे पहला है हमारा पार्टिकल, किस पार्टिकल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। दूसरा है उसको डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर्ड बाय, तो डिस्कवर किसने किया। तीसरा हम बात करेंगे उसके मास की, किलोग्राम में, मास की बात करेंगे किसमें, किलोग्राम में, मतलब उसका मास या उसका द्रव्यमान किलोग्राम में कितना होता है। फिर हम बात करेंगे चार्ज की, और चार्ज किसमें हम देखेंगे, कूलाम में। किसमें देखेंगे चार्ज हम, कूलाम में। चार्ज मतलब उसके ऊपर कितना आवेश पाया जाता है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे लोकेशन, परमाणु में उसकी लोकेशन क्या होती है, परमाणु में किस स्थान पर हमें वो देखने को मिलता है। और लास्ट में हम बात करेंगे उसको हम प्रदर्शित किसके द्वारा करते हैं, उसका सिंबल क्या है। ठीक है, इन सभी के बारे में जो है हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, पहला जो पार्टिकल है या पहला जो कण है परमाणु में पाया जाने वाला, वो है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया, डिस्कवर्ड बाय, या किसके द्वारा खोजा गया, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की सर जे थॉमसन ने, जे थॉमसन के द्वारा जो है इसको खोजा गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम में। 31 माइनस का 31 किस में होता है, किलोग्राम में। और अगर आप ग्राम में जाओगे तो इसमें से 3 कम कर दो, मतलब 28 होता है किसमें, ग्राम में। ठीक है, फिर उसके बाद में इस पर चार्ज या आवेश कितना पाया जाता है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो ऐसा हमने इसको माइनस में लिखा, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है, माइनस में होता है।
लोकेशन परमाणु में किस जगह पर हमें ये देखने को मिलता है, लोकेशन क्या है इसकी, तो ये परमाणु में हमें देखने को मिलता है ऑर्बिटल्स में, मतलब जो है ये वृत्ताकार कोशों में या वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ये जो है हमें कोश में देखने को मिल जाता है। उसके बाद में इसको सिंबल, इसको प्रदर्शित किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सिंबल है E-, इसको जो है हम E- के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी ई रदरफोर्ड ने। किसके द्वारा की गई, ई रदरफोर्ड के द्वारा, या फिर आप सिर्फ रदरफोर्ड का नाम भी ध्यान रख सकते हो। इसकी खोज करने का श्रेय किसको जाता है, रदरफोर्ड को। ठीक है, उसके बाद में इसका मास कितना होता है, तो इसका मास जो है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का मास था उससे ज्यादा होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम में होता है। किलोग्राम में कितना होता है, -27, और अगर इसे ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो -24 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में जो है चूंकि परमाणु के स्ट्रक्चर है तो इनके बारे में पूछा जा सकता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके अलावा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिस्कवर किसने किया, खोजकर्ता कौन था। इसलिए मेरे को ये सारी चीजें मैंने आपको एक बार रिपीट कराई, आपके 9th क्लास में है ये, मैंने सिर्फ रिपीट कराइए। ठीक है, हम जब आगे पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हम जो है डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब इसका जो है मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम में, और अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो -24 हो जाएगा। फिर उसके बाद में इस पर चार्ज कितना होता है, तो इसके ऊपर चार्ज होता है प्लस। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस में और इसके ऊपर होता है प्लस में, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, लोकेशन क्या होती है, तो ये भी कहां पर लोकेटेड होता है, ये भी हमारे जो है परमाणु है उसके नाभिक में, न्यूक्लियस में या परमाणु के नाभिक में जो है ये लोकेटेड होता है, ये परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। फिर उसके बाद में इसको प्रदर्शित किसके द्वारा किया जाता है, तो इसको भी प्रदर्शित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पी का यूज करते हैं। प्रोटॉन को जनरली किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, तो न्यूट्रॉन की खोज की गई जेम्स चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा की गई, जेम्स चैडविक के द्वारा जो है न्यूट्रॉन की खोज की गई। इसका मास जो है प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर होता है ना। प्रोटॉन का जो मास है उसके लगभग इसका जो है बराबर होता है, जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उतना इसका द्रव्यमान होता है, लेकिन इसके ऊपर आवेश नहीं पाया जाता। ठीक है, इसका मास तो कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और ग्राम में अगर कन्वर्ट करोगे तो -24 हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसका जो है चार्ज कितना होता है, तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता, ये अनावेशित कण होता है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं पाया जाता। ठीक है, उसके बाद में कहां पर पाया जाता है, तो इसकी लोकेशन है न्यूक्लियस। ये हमको जो है परमाणु के नाभिक में देखने को मिलता है, और इसको प्रदर्शित किसके द्वारा किया जाता है, तो इसको प्रदर्शित किया जाता है एन के द्वारा, स्मॉल एन के द्वारा जो है न्यूट्रॉन को प्रदर्शित किया जाता है। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। उसके बाद में हम थोड़ा सा और बेसिक्स पर बात करें तो आपने जो है परमाणु के विभिन्न मॉडल के बारे में बात कर रखी है। परमाणु जो है के मॉडल के बारे में या आवर्त सारणी के बारे में आपने 10th क्लास में बात कर रखी है। ठीक है, परमाणु क्या होता है, किसी भी पदार्थ का वह अंतिम कण जिसके आगे हम उस पदार्थ को विभाजित नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाता है, उस पदार्थ का परमाणु कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कागज के टुकड़े को लूं, उसे फाड़ू, ठीक है, एक बार फाड़ा, 2 बार फाड़ा, 3 बार फाड़ा, मैं हाथ से फाड़ना जो है कुछ टाइम बाद बंद कर दूंगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं होगा, मैं लैब में लेकर जाऊंगा, उसे और ज्यादा तोड़ूंगा, तोड़ता जाऊंगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसके आगे मैं उसको जो है डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, उसके आगे उसको जो है मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। तो वो जो स्टेज है उसी स्टेज को क्या कहा जाता है, उसी स्टेज को बोला जाता है नाभिक। तो परमाणु। तो परमाणु की परिभाषा क्या होती है, किसी भी पदार्थ की वह अंतिम अवस्था जिसके आगे उस पदार्थ को जो है क्या नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, अब विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। मैं एक बार आपको जो है 10 तक के परमाणु के बारे में एक नाम बता देता हूं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये हमारे जो है 10 तक के परमाणु हैं। परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं हमारे 11 से। परमाणु क्रमांक 11 पे आता है सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। फिर आता है हमारा सल्फर के बाद में हमारा आता है सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, और फिर उसके बाद में आता है क्लोरीन, और फिर उसके बाद में आता है हमारा आर्गन, फिर आता है हमारा पोटेशियम, और फिर आता है हमारा कैल्शियम। ये हमारे 20 तक के परमाणु हैं, ठीक है। दोबारा से जो है मैं रिपीट कर रहा हूं, परमाणु क्रमांक 11 से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है 21 से लेकर 30 तक में आते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। फिर उसके बाद में आता है आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यहां तक जो है आपने जो है 10th क्लास में पढ़ रखा होगा। जनरली परमाणु क्रमांक 30 तक जो है 10th क्लास में पढ़ा दिया जाता है। ये परमाणु क्रमांक जो है 30 तक जो है ये सब आते हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक 30 तक के जो है परमाणुओं के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। मैंने आपको जो है लिखकर बता दिए, मैं एक एक भी आपको समझा दूंगा, अपन पढ़ लेंगे। इनको याद करने की ट्रिक के बारे में भी हम बात कर लेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। फिर है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। फिर है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। अब चूंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम बार बार जो है विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के सिंबल के बारे में बात करेंगे। तो आप एक चीज यहां पर ध्यान रखना, जब भी आप किसी परमाणु का किसी परमाणु का संकेत या सिंबल लिखा जाता है, संकेत लिखा जाता है, तो जब भी किसी परमाणु का संकेत या सिंबल लिखा जाता है तो उस परमाणु का जो फर्स्ट लेटर है या उस परमाणु का जो भी फर्स्ट जो है इंग्लिश लेटर है उसको लिखा जाता है हमेशा कैपिटल। तो प्रथम अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है? कैपिटल लिखा जाता है। आप लोगों ने वैसे पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं। जो प्रथम अक्षर है वो कैपिटल लिखा जाता है, और सेकंड जो होता है या द्वितीय या दूसरा जो अक्षर होता है, दूसरा अक्षर हमेशा कैसा लिखा जाता है? स्मॉल लिखा जाता है। जैसे यहां पर देखो, मैं यहां पर बात करूं हीलियम की, तो हीलियम में देखो दूसरे नंबर पर H पहला अक्षर है जो कि कैसा लिखा है मेरे? कैपिटल। द्वितीय अक्षर जो स्मॉल है वो कौन है? E। इसी तरीके से आप इनमें से किसी को भी देख लो, मैग्नीशियम में फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल, क्लोरीन में फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल, निकल में फर्स्ट कैपिटल और सेकंड स्मॉल। तो जब भी आप किसी परमाणु के संकेत को लिखते हो तो परमाणु के संकेत को लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो फर्स्ट जो है अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, और सेकंड अक्षर जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? स्मॉल होता है। इस बात का भी आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में जो है आपने परमाणु के बारे में कुछ और बातें पढ़ रखी होंगी। समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, आपके 9th क्लास में थे। समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। तो समस्थानिक क्या होते हैं? किसी भी पदार्थ के वे परमाणु या किसी भी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या होता है? समान होता है, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो इस प्रकार के परमाणुओं को क्या बोल दिया जाता है? समस्थानिक बोल दिया जाता है, ठीक है। अब परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, उन सभी के बारे में आपने आई थिंक जो है पढ़ रखा है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है, सपोज करो इसका 25 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? 25। प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है? 25। और न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? 25। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 25 जब है जब इस पर ना तो कोई धनावेश हो और ना ही कोई ऋणावेश हो। मतलब किसी भी परमाणु के अंदर
के ऊपर अगर कोई धनावेश या ऋणावेश नहीं है, मतलब वो उदासीन है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी परमाणु क्रमांक के बराबर होंगे, प्रोटॉन भी परमाणु क्रमांक के बराबर होंगे और न्यूट्रॉन भी परमाणु क्रमांक के बराबर होंगे। ठीक है, अब किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो किसी भी परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के कुल योग को ही क्या बोल दिया जाता है? उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या बोल दी जाती है। एक मिनट होल्ड करना। तो हम बात कर रहे थे किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या के बारे में। तो किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? उस परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। सर हमें प्रोटॉनों की संख्या कहां से पता चलेगी? तो किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसके प्रोटॉनों की संख्या होती है और उतने ही उसमें क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे कि आपने हमेशा देखा होगा कार्बन 6 और 12 लिखा रहता है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक तो कितना है? 6 और उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? 12। क्यों? 6 तो उसमें क्या है? प्रोटॉन और 6 ही क्या है उसमें? न्यूट्रॉन। तो 6 और 6 कितने हो गए? 12। तो परमाणु क्रमांक जो है उसी से हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बारे में पता चलता है। जैसे कि मैं आपसे वो कहूं कि एक परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक है 25 या सपोज करो 27, एक परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक है 27, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। क्वेश्चन आ गया, एक परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक है 27, तो आपको क्या करना है? उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो आप क्या करोगे? जितना परमाणु क्रमांक है, चूंकि उसने सिर्फ परमाणु क्रमांक दिया है तो मतलब परमाणु जो है उदासीन है, उसके ऊपर ना कोई धनावेश है और ना ही कोई ऋणावेश है, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या मानेंगे? जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही उसमें क्या पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आ गया कि एक परमाणु है जिसे Mn या Cl माइनस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बारे में बताइए। ठीक है, अब आपको यहां पर परमाणु दे दिया और परमाणु के ऊपर माइनस भी लग रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बतानी है, प्रोटॉनों की संख्या भी बतानी है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी बतानी है। तो आप क्या करोगे? उसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो यहां पर देखो परमाणु क्रमांक 17। ठीक है, परमाणु क्रमांक 17 है तो प्रोटॉन तो बिना कुछ सोचे समझे कितने कर दोगे आप? 17। ठीक है, उसके बाद में जो है इसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या में थोड़ा सा अंतर है। इसमें होते हैं 18.5। कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 18.5 इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अगर इसके ऊपर धनावेश या ऋणावेश नहीं होता तो यहां पर हम क्या मान लेते कि कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। लेकिन इसके ऊपर ऋणावेश है तो ऋणावेश का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन में वृद्धि। चूंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो माइनस बढ़ता है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो अब कितने हो गए? 17 की जगह पर कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर? 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आप इसको जो है, ये अपवाद है, वैसे इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमेशा हर परमाणु में जो है जो परमाणु क्रमांक होता है उसकी जस्ट डबल ही द्रव्यमान संख्या होती है। लेकिन कुछ कुछ है, जैसे कि आपका ये लिथियम रहा, जैसे कि आपका ये सोडियम रहा, उसके अलावा आपका क्लोरीन रहा। ठीक है, ये कुछ परमाणु ऐसे हैं जैसे इसका 3 की जगह पर 7 होता है, सॉरी इसका नहीं, बेरिलियम का 4 की जगह पर कितना है? 4 4 8 होना चाहिए, लेकिन होता कितना है? 9। सोडियम का 11 11 22 होना चाहिए, लेकिन कितना होता है द्रव्यमान संख्या? 23 होती है। क्लोरीन की जो है 17 दूनी 34 होनी चाहिए, लेकिन कितनी होती है? 35.5 होती है, तो हम 35 मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसी वजह से मैंने 18.5 लिखी है, आप इसको 18 भी मान सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो है यही कुछ होते हैं स्पेसिफिक जिनके हमको ध्यान रखना है, बाकी और ज्यादा में कोई अंतर नहीं आता। इनकी संख्याओं में क्यों अंतर आता है उसके बारे में हम जो है आगे जब कंटिन्यूअस क्लास लेंगे तो वहां पर हम जो है बात करेंगे क्लासेस में। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको जो है दे रहा हूं, आपको उनका जो है आंसर देना है, आपको उनको जो है बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक परमाणु है Cr+2, इसमें आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या आप लोगों को बतानी है। ठीक है, आप यहां पर क्लास को पॉज करके इसका आंसर जो है वो ढूंढ सकते हैं। मैं 5 सेकंड का टाइम लूंगा, उसके बाद में मैं इसका जो है आंसर आपको बता दूंगा।
एक परमाणु है, मैं दोबारा से नीचे लिख रहा हूं, आई थिंक आपको ऊपर बोर्ड के ऊपर नहीं दिख रहा होगा। एक परमाणु है जो क्या है Cr+2, जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन बताने हैं, प्रोटॉन बताने हैं और न्यूट्रॉन बताने हैं। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बताता हूं। तो देखो यहां पर सबसे पहले हमें क्रोमियम का क्या पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, और क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना है 2424। ठीक है, तो 2424 परमाणु क्रमांक है क्रोमियम का। तो जब क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है तो बिना कुछ सोचे समझे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कितना लिख देना है, 2424 लिख देना है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो भैया देखो प्लस है, जब माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रहा है तो उसका जस्ट अपोजिट प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगा, कमी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो कितने प्लस, 2 प्लस, तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 22 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपका सही गया होगा, बहुत अच्छी बात है। अगला एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, किसी परमाणु का या किसी परमाणु को Fe+2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, Fe+2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उस परमाणु में हमें क्या बतानी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। ठीक है, Fe+2 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या हमें बतानी है। मैं आंसर बता देता हूं। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक देखेंगे, तो परमाणु क्रमांक कहां पर है, ये रहा 26 Fe। तो जब परमाणु क्रमांक 26 है तो हम जानते हैं प्रोटॉन तो कितने होंगे 26, न्यूट्रॉन भी कितने होंगे 26, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो भैया चूंकि +2 है, +2 का मतलब इलेक्ट्रॉन घटेंगे, कितने घटेंगे, 2 घटेंगे, तो 2 घटने पर कितना हो गया 24। तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 24, प्रोटॉन कितने हैं 26 और न्यूट्रॉन भी कितने हैं 26 है। आई बात समझ में? अगर आपका आंसर सही जा रहा है तो मतलब आपको समझ में आ रहा है। वैसे हम जो है कल से हमारा जो है फर्स्ट यूनिट है उसे स्टार्ट करेंगे, और अभी मैं आपका जो है बेसिक के बेसिस पर, आपका बेसिक कितना मजबूत है, आपने 11th में आपको कितना ध्यान है, उसके बारे में जो है मैंने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताकर उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस के बारे में बात की है। हम कल से हमारा जो है मेन सिलेबस है, जो यूनिट नंबर 1 है, वहां से स्टार्ट करेंगे और हम जो है 5 यूनिट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको जो है मैं बोर्ड पर जो है समझाऊंगा और उसके जो नोट्स हैं वो आपको ऐप पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, आप उसका जो है एक बार और आंसर देने की कोशिश कीजिए। एक परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक, एक परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक, अब मैं परमाणु क्रमांक से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, परमाणु क्रमांक 27 है। क्या है? एक परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 27 है। तो आपको उसका क्या क्या बताना है, तो आपको उसका बताना है एक तो सबसे पहले संकेत, उसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। अगर आपको याद हो संकेत वगैरह तो आप इसका आंसर दे दोगे, और अगर नहीं है तो बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या तो आप आसानी से बता ही सकोगे। ठीक है, अब देखो परमाणु क्रमांक कितना है 27, और 27 पर क्या आ रहा है कोबाल्ट, तो इसका संकेत तो क्या हो जाएगा C कैपिटल और स्मॉल o आ जाएगा इसके बेसिस पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, परमाणु क्रमांक 27, तो इलेक्ट्रॉन भी 27, क्योंकि यहां पर सिर्फ परमाणु क्रमांक दिया है, ना हमें प्लस बताया है और ना ही हमें माइनस बताया है। उसके बाद में प्रोटॉन भी कितने होंगे 27 और न्यूट्रॉन भी कितने होंगे 27। अब मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चंस देकर जा रहा हूं,
जिनके आंसर जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है बताऊंगा। आप उनके आंसर जो है करके लाइएगा, मैं आपको जो है उनके आंसर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको कितना आया उसके बेसिस पर। अब जो है मैं आपको घर से करके लाने के लिए या जो है आपको खुद का करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिनका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। Na प्लस Fe प्लस F माइनस Cl प्लस 2 Ar, इनमें आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 27, 25, 18, 17, 22, इन सभी में आपको क्या बताना है? सबसे पहले तो बताना है कि परमाणु क्रमांक क्या, संकेत कितना क्या है। सबसे पहला संकेत क्या है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। ये दो क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको आंसर देना है। अगर आपको इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर आ जाते हैं तो मैं ये मानूंगा कि आपका बेसिक्स जो है वो क्लियर है, बेसिक में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और बाय चांस अगर आपको आंसर नहीं आता है, जिसके चांसेस कम है क्योंकि आपने 10th में पढ़ाई की होगी, तो आपको में भी जो है आ जाएगा। अगर आपको बाय चांस नहीं आते हैं तो हम ये सारी चीजें आगे जो है रिपीट करेंगे, आगे पढ़ेंगे, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो है इन क्वेश्चंस के बेसिस पर, अभी अपन ने जो कुछ भी पढ़ा उसके बेसिस पर जो है आपको इन सभी के आंसर देने हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में